Now we will discuss analog to digital and digital to analog conversion, which is very important in instrumentation systems. तो इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम्स में टाइप्स ऑफ सिग्नल्स, कितने टाइप्स के नॉर्मली सिग्नल्स होते हैं डबल के अंदर? कंटिन्यूस टाइम, कंटिन्यूस एम्पलीट्यूड सिग्नल, कंटिन्यूस टाइम डिस्क्रीट एम्पलीट्यूड सिग्नल, डिस्क्रीट टाइम कंटिन्यूस एम्पलीट्यूड सिग्नल और डिस्क्रीट टाइम डिस्क्रीट एम्पलीट्यूड सिग्नल. अब जैसे कंटिन्यूस टाइम कंटिन्यूस एम्पलीट्यूड सिग्नल, ये फर्स्ट वन. उसके बाद सेकंड वन है क्या है आपके पास? कंटिन्यूस टाइम डिस्क्रीट एम्पलीट्यूड सिग्नल. ओके. थर्ड आपके पास है डिस्क्रीट टाइम कंटिन्यूस एम्पलीट्यूड सिग्नल और फोर्थ वन इज़ योर डिस्क्रीट टाइम डिस्क्रीट एम्पलीट्यूड सिग्नल. ये थोड़ी सी इसकी तरतीब आगे पीछे है. अच्छा, अब इसमें देखें फ्लेक्सिबिलिटी. डिजिटल कंट्रोल सिस्टम जो है, जो प्रैक्टिकल कंट्रोल सिस्टम है वो आपका नॉर्मली डिजिटल कंट्रोल सिस्टम अब होता है, क्योंकि आजकल जितने भी कंट्रोलर्स हैं वो सारे के सारे डिजिटल हैं. तो इनका फ़ायदा क्या होता है, बेनिफिट क्या है कि इनमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि एनालॉग कंट्रोलर इज़ डिफ़िकल्ट टू मॉडिफाई और रीडिज़ाइन वंस इम्प्लीमेंटेड इन दी हार्डवेयर. ठीक है, ये इसकी मॉडिफिकेशन थोड़ी सी मुश्किल होती है. जबकि डिजिटल कंट्रोलर क्या होता है कि इट इज़ इम्प्लीमेंटेड इन द सॉफ्टवेयर, यानी इसमें सॉफ्टवेयर आ जाता है और सॉफ्टवेयर में आपको पता है चेंजेस करना बड़ा आसान है. इट्स मॉडिफिकेशन इज़ पॉसिबल विदाउट अ कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ द ओरिजिनल कंट्रोलर. और उसके अलावा कॉस्ट है कि एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी मेक माइक्रो कंट्रोलर्स डिजिटल कंट्रोलर्स इकोनॉमिकल इवन फॉर स्मॉल लो कॉस्ट एप्लीकेशंस. ठीक है, तो ये सस्ते भी आपको पड़ते हैं. फिर आगे नेक्स्ट है रिलायबिलिटी. ठीक है, डिजिटल कंट्रोल में आपको आपकी जो सिग्नल की इंटेग्रिटी है वो भी आप अच्छे तरीके से उसको मेक श्योर कर सकते हैं. जैसे प्रोसेसिंग डिजिटल सिग्नल्स अवॉइड्स नॉइज़ एंड अनसर्टेनिटी दैट अफेक्ट्स एनालॉग सिग्नल प्रोसेसिंग. यानी एनालॉग में क्या होता है कि नॉइज़ से आपका सिग्नल डिस्टॉर्ट हो जाता है और ट्रांसमिटेड सिग्नल को एज इट इज़ रिसीव करना, उसको डिकोड करना ज़रा डिफ़िकल्ट होता है, यानी उसमें मिस्टेक्स के चांसेस ज़्यादा होते हैं. जबकि डिजिटल सिग्नल में क्या होता है कि 1 और 0 की फॉर्म में डेटा होता है और इसमें अगर नॉइज़ आ भी जाए तो हम उसमें थ्रेशोल्ड डिफ़ाइन कर देते हैं, जिसकी वजह से हम उसकी जो डिटेक्शन है रिसीवर एंड पे वो ईज़िली कर सकते हैं विदाउट एनी मेजर मिस्टेक्स. और इसमें हमने देखा है कि हमारे पास एक सर्किट भी होता है श्मिट ट्रिगर, जिसमें हम 2 थ्रेशोल्ड्स डिफ़ाइन कर लेते हैं, तो उसमें तो ये जो चांसेस ऑफ एरर है वो वैसे ही और भी कम हो जाते हैं. तो ऑल दो डिस्टॉर्टेड द सिग्नल द डिजिटल सिग्नल कैन स्टिल बी रेड करेक्टली सिंस द प्रिसाइज लेवल इज़ एन इम्पॉर्टेंट. ठीक है, 1-0 के फॉर्म में है और आप इसको इजीली रिसीव कर सकते हैं. नॉइज़ का इफेक्ट उस पर कम होगा. अब कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है डिजिटल कंट्रोल सिस्टम की? अब डिजिटल कंट्रोल सिस्टम में आप देखें कि आपके पास क्या होगा कि कंप्यूटर है, फिर उसके बाद डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर लगा हुआ है कि जो कोई कंप्यूटर से जो सिग्नल निकलेगा वो डिजिटल होगा, उसको एनालॉग में करेगा. और जो आपके प्रोसेस में एक्चुएटर्स लगे हुए हैं वो एनालॉग होते हैं. ठीक है, तो उन पे जाएगा. उसके बाद प्रोसेस वेरिएबल को रीड करेगा सेंसर. अब सेंसर की वैल्यू जब कंप्यूटर में भेजेगा तो उसमें आपको एडीसी लगाना पड़ेगा, यानी उसको एनालॉग टू डिजिटली कन्वर्ट आपको करना पड़ेगा, तो वो कंप्यूटर में जाएगा. तो ये एक ब्लॉक डायग्राम है जो कि आपको कॉन्फ़िगरेशन बताती है एक डिजिटल कंट्रोल सिस्टम की. तो इसमें आप देखें ए टू डी कन्वर्टर, कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स, जो कि ए टू डी कन्वर्टर के बाद डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स बनते हैं, कंप्यूटर को जाते हैं और कंप्यूटर से डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स निकलते हैं जो कि बाद में एनालॉग में कन्वर्ट हो जाते हैं थ्रू डी टू ए कन्वर्टर. तो ये देखें आप ए टू डी और डी टू ए कन्वर्जन बेसिकली इस लेक्चर में हमने करनी है और ये उसकी एप्लीकेशन है कि जो डिजिटल कंट्रोल सिस्टम्स हैं उनमें ये यूज़ होते हैं. अच्छा, इसको फर्दर अगर आप मज़ीद जूम करें इस ब्लॉक डायग्राम को जो पहले हमने देखी थी, तो इसमें क्या है कि जनाब एक्चुएटर से एनालॉग क्वांटिटी है, फिर प्लांट और प्रोसेस में एनालॉग क्वांटिटी है, वो एनालॉग क्वांटिटी के आगे ट्रांसड्यूसर लगा हुआ है और ये एनालॉग क्वांटिटी आगे जा रही कंपैरेटर को, उसमें एक सेट पॉइंट है. ठीक है, और एरर सिग्नल जनरेट हुआ और जो कि आगे डिजिटली जो है वो कन्वर्ट हो रहा है. सैम्पल एंड होल्ड एंड एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर डिजिटल में चेंज हो गया, फिर डिजिटल कंप्यूटर को गया और डिजिटल कंप्यूटर से आउटपुट डिजिटल निकली जो कि डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर को जाके एनालॉग में कन्वर्ट हुई और आगे होल्ड सर्किटरी लगी. और इस तरह से जो है आपकी जो है एक डिजिटल कंट्रोल सिस्टम, आपको एक कंट्रोल सिस्टम, एक डिजिटल कंट्रोलर जो है वो इस तरह से काम कर रहा होगा जो कि रियल वर्ल्ड एनालॉग क्वांटिटीज़ के साथ इंटीग्रेट इस तरह से होकर काम कर रहा होता है. तो ये उसकी एक रफ सी ब्लॉक डायग्राम नीचे जो कि हम पहले डिस्कस इससे पिछली स्लाइड में कर चुके हैं. अच्छा, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर क्या कहता है? डिवाइस दैट कन्वर्ट्स एन एनालॉग सिग्नल
into a digital signal, usually a numerically coded signal. ठीक है, such a converter is needed to interface between an analog component and a digital component. अब कंटिन्यूस टाइम कंटिन्यूस एम्पलीट्यूड सिग्नल है, ठीक है, सैम्पलर को गया, सैम्पलर ने क्या किया, उसको डिस्क्रीट टाइम कंटिन्यूस एम्पलीट्यूड सिग्नल में चेंज किया, ये आगे हम देखेंगे इसको डिटेल में। फिर उसके बाद वो क्वांटाइज़र को गया जिसमें उसके क्वांटाइजेशन लेवल डिफाइन हुए, और उसके बाद वो डिस्क्रीट टाइम डिस्क्रीट एम्पलीट्यूड में चेंज हो गया, और फिर आगे इनकोडर आपने पढ़ा हुआ, इनकोडर डिकोडर DLD वाले। तो इनकोडर ने क्या किया, उसकी एक आउटपुट निकाली, यानी मल्टीपल इनपुट से एक आउटपुट निकाली, तो ये डिकोडर ने जो है आगे उसको ये इनकोडर ने उसको इनकोड कर दिया। अच्छा, अब इसको देखें, ये आपके पास इस नीचे देखें कंटिन्यूस टाइम सिग्नल आ गया, ठीक है। उसके बाद ये गया जनाब आपके सैम्पलर को, तो इसकी सैम्पलिंग हो गई, ये सैम्पलिंग इसकी हो गई मुख्तलिफ टाइम्स के ऊपर सैम्पलिंग। तो सैम्पलिंग के बाद इसकी क्वांटाइजेशन लेवल डिफाइन हो गया, जैसे ये वाला पॉइंट है ये 2 पे चला गया, ये भी 2 पे आ गया। ये अभी हम देखते हैं जो ADC कन्वर्जन है ना, इसमें सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेट A to D कन्वर्टर बड़ा मशहूर कन्वर्टर है, सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेट, वो हम करते हैं अभी। तो ये वाला पॉइंट 2 पे इसको असाइन कर दिया, इस पॉइंट को भी 2 असाइन कर दिया, इसको 3 असाइन कर दिया, और ये 1 पे आ गया, ठीक है, और ये वाला पॉइंट 0 पे चला गया। अच्छा, तो ये आपके A to D कन्वर्जन ने आपकी जो है वो ये पॉइंट बना दिया। इस तरह से आपको जो है ना कंटिन्यूस सिग्नल को एक डिस्क्रीट टाइम डिस्क्रीट एम्पलीट्यूड सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया, जो कि इनकोडर के बाद आके कंप्यूटर को चला जाएगा। अच्छा, अब ये देखें, इसमें जो है सैम्पल्स हैं, 0 पे कौन सा सैम्पल होगा जी, ये 2 वाला। 0 पे अगर आप देखें, 0 पे सैम्पल आपका 2 आ गया 1 0, 1 पे आपका सैम्पल 2 आ गया 1 0, 2 पे आपका सैम्पल क्या आ गया, ये सैम्पल नंबर है ना कि, तो इस पे आपका आ गया 1 1 3, और 3 पे आपका सैम्पल आ गया 0 1, और 4 पे आपका सैम्पल आ गया 0 0। तो ये उसका आगे टेबल जो है उसने बना के शो कर दिया। अच्छा, अब एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर सैम्पलिंग प्रोसेस में क्या था, सैम्पलिंग ऑफ अ कंटिन्यूस टाइम सिग्नल सैम्पलिंग रिप्लेसेस द ओरिजिनल कंटिन्यूस टाइम सिग्नल बाय अ सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज़ एट डिस्क्रीट टाइम पॉइंट्स। डिस्क्रीट पॉइंट्स के ऊपर उनकी जो है वो वैल्यूज़ को लेना, टू कैप्चर ऑल द पॉसिबल फ्रिक्वेंसीज इन द ओरिजिनल सिग्नल। नाइक्वेस्ट थ्योरम शोज दैट, ठीक है, द सैम्पलिंग रेट, ये बड़ा मशहूर थ्योरम है, द सैम्पलिंग रेट मस्ट बी ट्वाइस द हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट इन दी कॉन्टीन्यूस सिग्नल। कॉन्टीन्यूस सिग्नल के अंदर जो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट होगा, जैसे आप फोरियर ट्रांसफॉर्म करके आप उसका फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम बना लेते हैं, तो उसमें जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी उससे डबल कम से कम होनी चाहिए आपकी जो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो अगर ये डबल नहीं होगी, ये डबल से कम होगी, तो इसमें वो होती है एलियासिंग। एलियासिंग वो अभी हम देखते हैं कि एलियासिंग क्या होती है। अच्छा, तो पीरियोडिक सैम्पलिंग क्या होती है, द सैम्पलिंग इंस्टेंट्स आर इक्वली स्पेस्ड, ठीक है, द मोस्ट कन्वेंशनल टाइप ऑफ सैम्पलिंग ऑपरेशन, इसको पीरियोडिक सैम्पलिंग बोलते हैं। फिर उसके बाद मल्टीपल रेट सैम्पलिंग में क्या होता है, डिजिटल कंट्रोल सिस्टम में हैव डिफरेंट सैम्पलिंग पीरियड्स इन डिफरेंट फीडबैक पाथ्स टू सैम्पल स्लोली इन अ लूप इन्वॉल्विंग अ लार्ज टाइम कॉन्स्टेंट, तो उसमें आप स्लोली सैम्पल कर लें, और अगर स्मॉल टाइम कॉन्स्टेंट है तो उसमें आपकी सैम्पलिंग फास्ट करनी पड़ेगी ताकि आप उसको कैप्चर कर सकें। अच्छा जी, अब इसमें क्या है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में क्वांटाइजेशन, ठीक है, क्वांटाइजेशन क्या होती है अभी हम देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ कंटीन्यूअस सिग्नल और एनालॉग सिग्नल बाय अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिस्क्रीट स्टेट्स इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड क्वांटाइजेशन। जैसे उसमें हमने देखा था ना, एक को 2 नंबर असाइन कर दिया 2 3 0, तो इसको हम क्वांटाइजेशन बोलते हैं। तो अप्रॉक्सीमेशन प्रोसेस बाय द लिमिटेड नंबर ऑफ बिट्स इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन। बिट्स हमारे पास लिमिटेड होंगी, 2 बिट 4 बिट, ठीक है, 3 बिट 4 बिट। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमने किस तरह से इसकी क्वांटाइजेशन करनी है। जैसे ये अभी हम देखते हैं इसकी 4 बिट की क्वांटाइजेशन, ये क्वांटाइजेशन हो रही है, ठीक है। ये पहले आपने सैम्पलिंग कर ली, सैम्पलिंग के बाद आपके पास एक एम्पलीट्यूड आ गया हर पॉइंट के ऊपर। अब आप क्वांटाइजेशन करें, यानी इनको लेवल डिफाइन कर दें अकॉर्डिंग टू योर बिट्स, ओके। तो द standard number system used for processing digital signals is the binary number system. If a quantizer uses n bits, then the total number of quantization levels क्या होते हैं 2 raised power n। तो स्टेप साइज़ क्या होगा, फुल स्केल रेजोल्यूशन या फुल स्केल रेंज डिवाइडेड बाय 2 raised to the power n, ये आपका स्टेप साइज़ का फार्मूला आ जाएगा। FSR फुल स्केल रेंज डिवाइडेड बाय 2 raised to the power n। अच्छा जी, अब इसमें हम देखते हैं क्वेश्चन विद 2 बाइनरी डिजिट्स हाउ मैनी क्वांटाइजेशन लेवल्स कैन बी ऑब्टेन 2 raised power 2, यानी 4 क्वांटाइजेशन लेवल्स आपके होंगे 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है, 4 क्वांटाइजेशन लेवल्स। तो ये देखें आपके पास 4 आपके
क्वांटाइजेशन लेवल आ जाएगा। अगर आपके पास 3 बिट्स हैं तो आपके पास 8 क्वांटाइजेशन लेवल आ जाएंगे। अगर 4 बिट हैं तो आपके पास 16 क्वांटाइजेशन लेवल्स आ जाएंगे। अच्छा जी, विद 3 बाइनरी डिजिट्स हाउ मैनी क्वांटाइजेशन लेवल्स। तो इसमें आप देखें क्वांटाइजेशन लेवल्स आपके कितने हो जाएंगे 8, और आपका हर स्टेप साइज़ क्या होगा, फुल स्केल रेजोल्यूशन या फुल स्केल रेंज डिवाइडेड बाय योर 2n, दैट इज़ फुल FSR डिवाइडेड बाय 8। अच्छा जी, अब फुल स्केल रेंज से मुराद है कि आपकी जो आउटपुट है, जो आपकी एनालॉग वैल्यू है, उसकी फुल स्केल रेंज क्या है, उसको आपने 8 से डिवाइड कर देना। अच्छा, अब ये एलियासिंग को हम डिस्कस करते हैं कि आपके पास एक सिग्नल है कॉज ऑफ ओमेगा टी, इट इज सैम्पल्ड एट फ्रिक्वेंसी ओमेगा एस। एक और सिग्नल है वाई ऑफ 2 कॉज ऑफ ओमेगा एस माइनस ओमेगा टी, ठीक है, इट गोज थ्रू द सेम सैम्पल्स। अब ये देखें, अब एक सिग्नल है, ये आपके पास आपको नज़र आ रहा है, ये येल्विश था, इसके कुछ पॉइंट्स हैं जिससे ये गुजर रहा है, ये वेव गुजर रही है आपकी, और दूसरी एक और वेव है जिसकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा है लेकिन वो भी सेम पॉइंट से गुजर रही है। देखें आप, सेम पॉइंट से वो गुजर रही है। तो अगर आप इनकी सैम्पलिंग करेंगे तो आपको एक ही जैसी आउटपुट जो है दोनों की सैम्पलिंग से मिलेगी। तो इसमें आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, यानी आपकी दो वेव्स आप देख रहे हैं कि डिफरेंट है, लेकिन जब आप इसकी सैम्पलिंग डिफरेंट सिग्नल्स टू बिकम इनडिस्टिंग्विशेबल और एलाइजेस ऑफ वन अनदर when sampled, ठीक है, in fact an infinity of signals go through the same। अच्छा, अब फिर इसका हल क्या है, जो एलियासिंग होती है फिर हम उसको रिमूव कैसे करें जी। तो इसमें हम लगाते हैं एक लो पास फिल्टर, जिसको एंटी एलियासिंग फ़िल्टर भी बोलते हैं और एक लो पास फिल्टर भी बोलते हैं। अ लो पास फिल्टर कैन बी यूज्ड टू रिमूव all aliases in discrete time control। In practice, discrete time controllers use anti-alias filters। तो वो कहाँ लगता है भाई, कंप्यूटर डैक लगा, एक्चुएटर प्रोसेस को किया, फिर उस पर सेंसर लगा, यहाँ पे आपका एंटी एलियासिंग फ़िल्टर लग गया और फिर वो दोबारा ADC में जाके डिजिटली कन्वर्ट होके कंपेयर हुआ। तो ये जनाब आपका आप देख रहे हैं कि फीडबैक के अंदर एंटी एलियासिंग फ़िल्टर हमने यहाँ पे लगा दिया है, जिससे हम इसकी जो एलियासिंग होती है उस फिनोमिनन को रिमूव कर लेते हैं। तो इसको हम लो पास फिल्टर को हम इस तरह फ्रीक्वेंसी डोमेन में भी देख लेते हैं थोड़ा सा। आपने सिग्नल्स एंड सिस्टम में भी इस चीज़ को डिस्कस किया हुआ है कि अगर आपके पास जैसे एक सिग्नल है ये जिसकी ये बैंडविड्थ -B से +B तक है, अब इसमें नॉइज़ के ये कंपोनेंट्स हैं, तो आप क्या करो, LPF लगा दो लो पास फिल्टर, तो इसको रिमूव कर दो, तो ये आपके पास सिग्नल आ जाएगा, ठीक है। तो ये है बेसिकली आपका जो है, इसको आप एंटी एलियासिंग फ़िल्टर बोल सकते हैं, कह सकते हैं, और फिर उसको आप सिग्नल को आप E to D कन्वर्टर को भेजें। अच्छा, और इसमें जो फ्रीक्वेंसी है नाइक्वेस्ट थ्योरम की कि हमने जो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी रखनी है वो हमारी होनी चाहिए डबल से ज़्यादा। प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा होती है, अभी हम डिस्कस करेंगे। तो अगर वो डबल से कम हो तो क्या होता है कि उसका जो उसमें ये एलियासिंग आप इसको कह सकते हैं, ये एलियासिंग इसके अंदर हो रही है, ये यानी एक दूसरे के साथ मिक्सअप जो है वो कर जाता है सिग्नल। तो आपको इसकी जो सैम्पलिंग होगी वो कम से कम जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है उसकी डबल होनी चाहिए। सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है उसकी डबल से ज़्यादा होनी चाहिए, ये कम से कम है। अच्छा, तो नाइक्वेस्ट थ्योरम क्या होता है, चूजिंग दी सैम्पलिंग पीरियड, हाउ मेनी सैम्पल्स डू वी नीड टू टेक एज अ मिनिमम। नाइक्वेस्ट हैज़ प्रूवन दैट सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी मस्ट बी एट लीस्ट डबल द हाइएस्ट सिस्टम फ्रीक्वेंसी। तो ओमेगा एस मस्ट बी ग्रेटर दैन 2 ओमेगा मैक्स। इन प्रैक्टिस वी जनरली चूज़ ओमेगा एस ग्रेटर दैन 30 ओमेगा, यानी 30 टाइम्स से भी ज़्यादा हम चूज़ करते हैं प्रैक्टिकली, जो हमने देखा है। द सैम्पलिंग पीरियड कैपिटल टी कैन बी ऑब्टेन्ड जो होता है 1 ओवर फ्रिक्वेंसी या 2 पाई ओवर ओमेगा एस। अच्छा जी, तो अब ये देखें एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर की ब्लॉक डायग्राम जो है ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। कंटिन्यूस टाइम से लेके डिस्क्रीट टाइम, फिर क्वांटाइजर, फिर इनकोडर के थ्रू वो कंप्यूटर को चली जाएगी। अच्छा, अब हम देखते हैं डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, जो कि डिजिटल वैल्यू को एनालॉग में कन्वर्ट करता है, ठीक है। उसमें हम देखते हैं क्या होगा कि डिजिटल वर्ड्स आपके पास आ गए कंप्यूटर से, अब वो डिकोड होंगे, डिकोड होने के बाद वो ज़ीरो ऑर्डर होल्ड को जाएंगे और फिर ज़ीरो ऑर्डर होल्ड से वो एक एनालॉग सिग्नल बन जाएगा। मिसाल के तौर पे ये आपके पास एक डिस्क्रीट टाइम आपके पास आ गया ना, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल आपके पास आ गया। तो इसमें आप क्या करोगे, सैम्पल एंड होल्ड, यानी ये है, इसको आप होल्ड करो यहाँ तक, फिर उसके बाद इस पॉइंट को भी होल्ड करो नेक्स्ट, फिर उसके बाद ये वाला पॉइंट आता है, इसको फिर होल्ड करो, ठीक है, और उसके बाद एम्पलीट्यूड अप किया, इसको फिर होल्ड करो, होल्ड करो नेक्स्ट सैम्पल पॉइंट तक। तो ये देखें आपके पास इस तरह का सिग्नल जो है वो आ जाएगा। यानी एक्चुअल में सिग्नल थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन आपके पास जो ये जो डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर के बाद जो डिकोडर और ज़ीरो ऑर्डर होल्ड की आउटपुट आएगी वो इस किस्म की आपको जो है एक एनालॉग आउटपुट मिल जाएगी, जो कि आप फिर आगे एक्चुएटर को दे सकते हैं। अच्छा, अब इसमें
अब हम देखते हैं कुछ सर्किट्स जो इस प्रोसेस में यूज़ होते हैं जो कि डिजिटल टू एनालॉग को कन्वर्जन परफॉर्म करते हैं। उसमें एक बड़ा मशहूर सर्किट है R2R लैडर सर्किट, ये बहुत मशहूर सर्किट है R2R लैडर सर्किट, ठीक है। और ये 3 बिट्स के लिए बना हुआ है, B0 B1 B2। B0 क्या है, LSB, और ये MSB है, B2 इज़ योर MSB। और इसमें देखें ये ओप एम्प के साथ हमने बनाया हुआ है 3R 2R 2R R 2R R 2R और 2R, ठीक है। ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन है स्टैंडर्ड, ये इसी तरह ही होती है। अभी हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसका ऑपरेशन का ये कैसे काम करता है। और इसमें जो आउटपुट होती है उसका फार्मूला नॉर्मली ये होता है कि 1/2 हाफ V नॉट इज़ इक्वल टू 1/2 इंटू ब्रैकेट में Bn-1, ये वाला Bn-1 प्लस हाफ Bn-2 प्लस उससे जो है नेक्स्ट 1/4 और अप टू 1/2n-1 V नॉट इंटू V रेफरेंस, ठीक है। अच्छा, कुछ जगहों पे कुछ बुक्स में क्या है कि ये 1/2 अंदर लेके गया हुआ है, मतलब 1/2 यहाँ पे हमने कॉमन निकाला हुआ है ना, तो ये कॉमन को अंदर मल्टीप्लाई किया हुआ है, ठीक है। तो ये कुछ बुक्स में इस तरह भी है। तो ये R2R लैडर आपके सामने एक सर्किट शो हो रहा है, अभी हम देखते हैं कैसे काम करता है। अच्छा, अब आपके पास बिट्स हैं 1 0 0, ठीक है। ये आपके पास बिट है, डिजिटल कोड है आपके पास ना। अब आपने इसकी एनालॉग में इसको कन्वर्ट करना है, एनालॉग आउटपुट आपको चाहिए, आपको एनालॉग वोल्टेज जनरेट करने हैं। तो आप कैसे करोगे, तो अब इसमें देखो B0 B1 B2, B2 आपकी MSB है, ये वाली ये MSB है, ये 1 है। 1 का मतलब है कि ये माइनस V रेफरेंस से कनेक्टेड होगी, ठीक है, ये 1 है। और ये 0 0 का मतलब है ये ग्राउंड हो जाएगी, ये ग्राउंड हो रहा है। अब ओप एम्प का आपको पता है, ओप एम्प हमने बड़ी डिटेल में पढ़ा हुआ है कि ओप एम्प का हम एनालिसिस इस तरह से करते हैं कि नो करंट कैन फ्लो इनटू और आउट ऑफ दी ओप एम्प, यानी यहाँ से ना करंट अंदर जाएगा ना बाहर आएगा, और इनके दरमियान जो रेजिस्टेंस होगी माइनस और प्लस में ये इनफाइनाइट है, और जो है इसके अंदर ना कोई करंट जाएगा ना बाहर आएगा। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इसका एनालिसिस करते हैं। ये देखें आगे इसका, ये अच्छा 1 0 0, ठीक है, 1 0 0, ठीक है। एक सर्किट आपका ये बन जाएगा। अब देखिए, दो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में लगी हों और उनकी वैल्यूज सेम हो तो क्या होता है, रिजल्टेंट हाफ रह जाती है। जैसे आप देखें ये भी ग्राउंड है, ये भी ग्राउंड है, तो 2R क्या हो जाएगी, R आ जाएगी ना इसकी R। अब इस R में क्या हो जाएगी, सीरीज़ में आ जाएगी, मतलब ये 2R पैरेलल है तो ये R में चेंज होगी, और R प्लस R विल बी इक्वल टू 2R। अब 2R अगेन बिकेम पैरेलल विद 2R, दैट विल बिकम R। वो R जो है फिर इसमें एडअप होके क्या आ जाएगा, 2R आ जाएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ पे 2R आ रहा होगा, इधर भी 2R है, और लेफ्ट साइड में भी 2R है विद ग्राउंड, ओके। फिर देखें 2R पैरेलल में है तो क्या रिजल्ट आ गया, R प्लस R इज इक्वल टू 2R। फिर 2R बिकेम पैरेलल विद 2R, दैट बिकेम R प्लस R इज इक्वल टू 2R, ओके। तो ये है 1 0 0। अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा आप अब जो इसका आप फार्मूला डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं जो हमने शुरू में लिखा था, या इसको ड्राइव भी कर सकते हैं। यहाँ पे ये ड्राइव करके भी दिखा रहा है। फॉर एग्जांपल हम इस करंट को, ठीक है, ये वाला जो, अच्छा, अब जो वोल्टेज प्लस पे होता है, ये भी एक पॉइंट था कि प्लस पे जो वोल्टेज होगा माइनस पे भी वही वोल्टेज होता है, क्योंकि करंट नहीं ना फ्लो करा प्लस माइनस में, तो वोल्टेज दोनों तरफ सेम होंगे। तो अगर प्लस पे आपका ग्राउंड है, एक्चुअल ग्राउंड है, तो माइनस पे आपका वर्चुअल ग्राउंड होगा, इसको बोलते हैं वर्चुअल ग्राउंड। यहाँ भी 0 वोल्ट आ रहे होंगे, ठीक है, इधर क्या होंगे 0 वोल्ट, इधर भी 0 वोल्ट। अच्छा, अब आप एज्यूम करें कि करंट जो है इस ये वाली जो है 1 वाली बिट जो थी, इसमें I2 इसको एज्यूम करें कि ये I2 है। अब अगर ये I2 है, ठीक है, तो दिस KCL क्या कहते हैं कि दिस करंट प्लस दिस करंट शुड बी इक्वल टू दिस करंट। अब इधर भी 2 आ रहा है, इधर भी 2 आ रहा है, इसका मतलब है कि I2 अगर इधर जा रहा है तो यहाँ से कितना आ रहा है, हाफ I2, और इधर से कितना आ रहा है, हाफ I2। अच्छा, अब अगर इधर हाफ I2 आ रहा है तो इसका मतलब है वो कहाँ से आ रहा है, इसका मतलब है कि वो आउटपुट से ही आ रहा है, क्योंकि माइनस से कोई करंट ना अंदर जा सकता है ना बाहर आ सकता है, ओके। तो यहाँ भी करंट देखें हाफ I2, देखें ये बड़ा ट्रिकी है। I2 आपने इधर एज्यूम किया, इधर के आगे हाफ I2 हाफ I2। अब चूंकि इधर हाफ I2 है तो इसका मतलब है कि इधर भी हाफ I2 होगा, ओके। अच्छा, अब आउटपुट वोल्टेज देखें वी नॉट आपकी क्या होगी, वी नॉट क्या होगी, वी नॉट विल बी इक्वल टू दिस वोल्टेज माइनस दिस वोल्टेज डिवाइडेड बाय योर दिस रेजिस्टेंस इज इक्वल टू दिस करंट, यानी हाफ I2 इज इक्वल टू वी नॉट माइनस 0 ओवर 3R। तो वी नॉट इज इक्वल टू 3R इंटू I2/2, यानी V इज इक्वल टू IR वाला ना, 3R मल्टीप्लाइड बाय वोल्ट रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय करंट, 3R इंटू हाफ I2।
अच्छा, अब इसमें आई टू की वैल्यू निकालते हैं कि आई टू किसके बराबर है। अच्छा, अब ये जो लूप है, ये छोटा सा लूप है, देखें इधर ग्राउंड है, इधर माइनस भी रेफरेंस है, इस लूप को देखें। तो इस पर क्या होगा कि आप वो लगा दें, KVL लगाएं इसके ऊपर। तो क्या होगा कि ये करंट जा रहा है ना, लेफ़्ट पे प्लस, इधर माइनस। तो प्लस देखें, ये वाला जो वोल्टेज ड्रॉप है ये क्या हो जाएगा, 2R × I2, ठीक है। फिर माइनस वी रेफरेंस इक्वल टू 0, ये माइनस वी रेफरेंस करेंगे ना कि नेगेटिव वोल्टेज, यानी 2R मल्टीप्लाइड बाई हाफ I2 प्लस 2R मल्टीप्लाइड बाई I2 माइनस वी रेफरेंस इक्वल टू 0, यानी सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप्स अक्रॉस, वोल्टेज ड्रॉप ले रहे हैं ना हम इसमें, सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप्स इन अ क्लोज लूप इज इक्वल टू 0, एल्जेब्राइक सम। तो KVL लगाया आपने, ये देखें वी रेफरेंस जो कि माइनस था उसको दूसरी तरफ ले जाएं, तो वी रेफरेंस इज इक्वल टू 2R × हाफ I2 प्लस 2R × I2, दैट विल बी इक्वल टू 3R I2। तो I2 क्या होगा, I2 आ जाएगा वी रेफरेंस ओवर 3R। तो ये I2 इधर पुट कर दें कि वी रेफरेंस ओवर 3R से कट गया, तो ये आपके पास आ जाएगा हाफ वी रेफरेंस, ठीक है। ये आपके पास आउटपुट क्या आ जाएगी, हाफ वी रेफरेंस, यानी 100 से आपके पास आउटपुट क्या आएगी, हाफ वी रेफरेंस। अच्छा, ये आप डायरेक्ट भी ले सकते हैं, ये जो फार्मूला था इसमें पुट कर दें, इसमें आप डायरेक्ट पुट करें तो आपके पास आ जाएगा, इसमें सारे ये भी 0, ये 3 बिट होंगे ना, तो ये 2 बिट 0 हो गई, और ये बिट आपकी जो है 1 है, तो ये देखें 1/2 × वी रेफरेंस यहाँ से भी आ जाएगा। अगर आपने एनालिटिकली इसको प्रूव करना तो उससे भी अभी प्रूफ हमने कर लिया। अच्छा, तो अच्छा, अब अगर आपके पास बिट्स चेंज हों, मिसाल के तौर पे अगर आपके पास आ जाएँ, ये वाली बिट पैटर्न आपके पास आ जाए B0 0, B1 1 और B2 0, यानी 0 1 0, तो उस पर कैसी आपकी आउटपुट आएगी। तो एक तो तरीका है कि उसी फार्मूले में पीछे पुट करें, या दूसरा तरीका अब हम एनालिटिकली देख लेते हैं। 0, ठीक है, 1 0, यानी ये वाला जो है 2R वाला ये 0 हो गया ग्राउंड, ये वाला 1 हो गया और ये भी 0 हो गया। अच्छा, अब इसमें देखें कि इसमें आप करंट अब एज्यूम करें कि ये I1 है, ये देखें इसमें करंट एज्यूम किया हुआ है कि ये I1 है। अगर ये I1 है तो इधर हाफ I1 है और इधर भी हाफ I1 है। अगर इधर हाफ I1 है तो इसका मतलब है इधर क्वार्टर I1 यानी उसका हाफ, यानी इस करंट का हाफ इधर है और इस करंट का हाफ इधर है। देखें इसको R2R लैडर हम इसी वजह से बोलते हैं, बड़ा इसका जो है वो एक खूबसूरत फंक्शन है। अच्छा, हाफ I1 क्या होगा, 1/4 I1 1/4 I1, ठीक है, कि ये आप लगा रहे हैं KCL। तो अगर ये 1/4 I1 है तो इधर भी कितना 1/4 I1 है, तो V0 इज इक्वल टू 3R × 1/4 I1, और I1 की जगह जो है आप पुट करते हैं, जैसे हमने यहीं से निकाल लेंगे, आप इसी लूप पे उस तरह लगा लेंगे, यानी 1/2 I1 × 2R प्लस 2R × I1 इज इक्वल टू वी रेफरेंस। तो उससे यही निकल आएगा आपका जो आपने यहाँ निकाला था 3 वी रेफरेंस ओवर 3R। तो ये पुट करें इधर वी रेफरेंस ओवर 3R, तो 3R से कैंसिल हो गया, तो 1/4 वी रेफरेंस यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं, या अगर आप उस मेन फार्मूले में पुट करें ये वाले में, तो इसमें पुट करते हैं। देखें ये क्या हो जाएगा 0, ये भी 0, ये 1/2 आ जाएगा, तो 1/2 × 1/2 क्या हो जाएगा 1/4। तो यहाँ पे आप देखें कि आपके पास जो है क्वार्टर आ रहे हैं 1/4 वी रेफरेंस, यानी 0 1 0 पे आपके पास जो आउटपुट पे वोल्टेज आएंगे वो 1/4 ऑफ द वी रेफरेंस होंगे। ओके, तो ये आप डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट कर रहे हैं। अच्छा जी, अच्छा, अब आपके पास बिट पैटर्न है 0 0 1, उसमें क्या होगा कि आपकी सिर्फ जो LSB होगी वो आपकी जो है, इसमें आप देखें ये 1 है। देखें इसका सर्किट मैं दोबारा दिखाता हूँ आपको, जो मेन इसका सर्किट है ये है इसका मेन सर्किट, इसका जो मेन सर्किट है ये वाला है, ये आपका इसका मेन सर्किट है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि 0 0 1, यानी 0 का मतलब ये ग्राउंड, ये भी ग्राउंड, और ये क्या हो जाएगा नेगेटिव वी रेफरेंस। ओके, तो ये देखें इसमें 0 0 1, ठीक है। अब इसमें आप देखें कि इसको एज्यूम कर लें I0 जो करंट है इसमें से, B0 वाले जो करंट है उसको I0 एज्यूम करें। I0 है तो इधर कितना हाफ I0 है तो 1/4 I0 1/4 I0 1/8 I0 1/8 I0, तो ये आ जाएगा 1/8 I0 × 3R। V0 आ जाएगा, और I0 क्या होता है वी रेफरेंस ओवर 3R, तो ये 1/8 वी रेफरेंस आ जाएगा। अगर उस पुराने फार्मूले में अगर आप पुट करें ओरिजिनल वाले में, तो उसमें भी आपके पास यही सेम आउटपुट आ जाएगी उसके मुताबिक भी। तो इस तरह से हमने देखा कि डिजिटल कोड को हम
आगे एनालॉग आउटपुट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये एक डिजिटल टू एनालॉग जो है कन्वर्टर सर्किट है हमारा, R2R लैडर इसको बोलते हैं। और ये देखें 4 बिट में इस तरह का सर्किट होगा, 4 बिट वाला। इस तरह से आप 5 बिट का भी बना सकते हैं, 6 बिट का भी बना सकते हैं। तो ये R2R लैडर आपका जो है वो 4 बिट का सर्किट बन जाएगा। और अगर 4 बिट में 1 0 0 करना हो, 1 0 0 0, तो इसका मतलब है ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये 1 होगा। तो अगर चूँकि ये सारे 0 हैं तो इस पर आप एनालिसिस कर लें, 2R 2R R R प्लस R 2R 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 R R प्लस R 2R, इसी तरीके से ये वाले 2R 2R R और R प्लस R 2R। तो यहाँ पे 2R ही रह जाएगा इसकी इस तरफ। तो ये सर्किट इस तरह का आ जाएगा आपके पास, ये 1 0 0 0 पोर्ट के लिए 2R 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 और 3R। ठीक है, आप मेन फार्मूला इसका लिखें, मेन फार्मूला भी पुट कर सकते हैं 4 बिट्स के वाले से, या आप इसको एनालिटिकली भी निकाल सकते हैं। अच्छा जी, अब हम एक और सर्किट डिस्कस करते हैं, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर सर्किट। तो ये बड़ा मशहूर सर्किट है, ये भी सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन रजिस्टर सर्किट इसको बोलते हैं। तो प्रिंसिपल, अब इसके अंदर क्या होता है, इसके कंपोनेंट्स हम देखते हैं कि ये सर्किट डायग्राम आपके सामने ना, ये वाला सर्किट है बेसिकली। इसमें क्या है कि डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर आप यूज़ करेंगे, देखें D to A कन्वर्टर एज अ फीडबैक। अब ये देखें ये फीडबैक इसमें है, एज अ फीडबैक यूज़ होगा। कंट्रोल सिस्टम में जैसे होता है ना, कंपैरेटर होता है, एक कंपैरेटर होगा, ये कंपैरेटर लगा हुआ है प्लस माइनस वाला, और यानी एक फीडबैक कंट्रोल लूप की तरह जो है ये काम कर रहा होता है। सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन रजिस्टर है SAR, ठीक है, और क्लॉक लगी हुई है इसमें, ठीक है, और कंट्रोल एंड स्टेटस लॉजिक है। एन एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर यूजेस अ डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर एज पार्ट ऑफ इट्स फीडबैक लूप्स, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। अच्छा, पहले हम आपको थोड़ा सा इसका पढ़ दूँ, उसके बाद इसके ऑपरेशन हम देखते हैं डिटेल में। ऑन रिसीविंग द स्टार्ट ऑफ द कन्वर्जन, स्टार्ट ऑफ कन्वर्जन जिसको कहते हैं SOC कमांड, द SAR इज़ क्लियर्ड टू जीरोस एंड इट्स मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट इज़ सेट टू 1। यानी सारी बिट्स को ज़ीरो करके सबसे पहले इसने क्या करना होता है कि MSB जो होती है ना उसको ये 1 कर देता है। अच्छा, फिर क्या होता है, दिस रिजल्ट्स इन अ V0 वैल्यू, यानी उसके अकॉर्डिंगली एक डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर एक आउटपुट जनरेट कर लेता है, तो DAC, तो उससे एक वैल्यू मिल जाती है आपको जो कि 1/2 होती है फुल स्केल, यानी फुल स्केल का हाफ होगी ना 1 0, अगर 1 0 है या 1 0 0 है, तो ये जो फुल स्केल वैल्यू होती है, जैसे अगर 16 वोल्ट है आपके पास V रेफरेंस है तो 8 आपके पास आ जाएगा, ठीक है, यानी हाफ वैल्यू उसकी जनरेट करता है कोड के अकॉर्डिंगली, या वो जो फार्मूला भी हमने डिस्कस किया था उसके अकॉर्डिंगली आ जाएगा आगे। द आउटपुट ऑफ द कंपैरेटर इज़ देन टेस्टेड टू सी वेदर, अब कंपेयर होगा ये कंपैरेटर के साथ। तो यानी जो एनालॉग वैल्यू को आपने डिजिटल में कन्वर्ट करना है वो आपकी कंपैरेटर की पॉजिटिव के साथ आ जाएगी, ठीक है, और क्या होगा, ये यहाँ पे MSB को 1 कर दिया जाएगा और उसके अकॉर्डिंगली जो है एक आउटपुट जनरेट होगी टैग की, वो इससे कंपेयर होगी। ओके, द आउटपुट ऑफ द कंपैरेटर इज देन टेस्टेड टू सी वेदर V in इज़ ग्रेटर दैन और लेस दैन इक्वल V0। इफ़ V in इज़ ग्रेटर, यानी अगर आपकी जो पॉजिटिव वाली V in थी रेफरेंस, अगर वो ग्रेटर है V- से, तो वो जो MSB थी वो 1 ही रहेगी, उसको नहीं वो छेड़ेगा, यानी वो 1 ही रहने देगा, और उससे नेक्स्ट जो बिट होगी लोअर बिट उसको वो 1 कर देगा। और अगर वो जो आपकी DAC की वैल्यू है वो ज़्यादा आ जाती है इससे, आपकी प्लस वाली से कंपैरेटर की, तो क्या करेगा कि उस 1 को वो 0 कर देगा और उससे नेक्स्ट वाली को 1 कर देगा। तो ये इसका एक प्रोसेस है, भी हम देखते हैं। इफ़ V in इज़ ग्रेटर द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट इज़ लेफ्ट ऑन, अदरवाइज इट इज़ टर्न्ड ऑफ और कम्प्लीमेंटेड। ओके, अच्छा, अब इसमें इन द नेक्स्ट स्टेप द नेक्स्ट मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट SAR इज़ टर्न ऑन, यानी स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले MSB को करेगा 1, ठीक है, और फिर DAC की वैल्यू को कंपैरेटर से कंपेयर करेगा। अगर तो रेफरेंस वैल्यू कंपैरेटर की ज़्यादा है तो ठीक है, अगर कम है तो फिर वो जो जिसको 1 किया था उसने पहले उसको दोबारा 0 कर देगा और उससे नेक्स्ट लोअर वाली को उसने 1 कर देना है। Okay, in the next step, the next most significant bit of SAR is turned on. At this stage, V0 will become either 3/4 or 1/4, यानी हाफ रहेगी ना, हाफ का या तो ऐड फर्दर हाफ हो जाएगा या उसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 3/4 हो जाएगी वैल्यू V0 की, या 1/4 रह जाएगी of the full scale depending on whether V in was respectively greater than or less than V0 in the first step
ठीक है। अगेन द कंपैरेटर इज टेस्टेड एंड इफ वी इन इज ग्रेटर दैन द न्यू वी नॉट द नेक्स्ट मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट इज़ लेफ्ट ऑन अदरवाइज इट इज़ टर्न ऑन। ये बड़ा आसान है, ये भी हम देखते हैं, बहुत ईजी है ये, वैसे पढ़ने में थोड़ा सा हो सकता है आपको लगे। अच्छा जी, सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन ए टू डी कन्वर्टर में द प्रोसेस इज रिपीटेड फॉर ईच रिमेनिंग SAR बिट when the process has been carried out for each bit the SAR contains the binary number that is proportional to V in। ओके, यानी ये आपको जो एनालॉग वैल्यू होगी उसका डिजिटल कोड बना के देगा, बेसिकली एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर ना कोड बना के देगा आपका। अब ये एक ट्री डायग्राम इसकी देखिए, आगे हम देखते भी हैं किस तरह के इसके सीक्वेंस देखें। जैसे अगर 100 3 बिट्स का है अगर फॉर एग्जांपल, तो सबसे पहले वो MSB को 1 कर देगा 100, ठीक है। अब 100 पे वो कंपैरिजन करेगा कि आपके जो डैक है क्या वो ज़्यादा है या कम है। अगर तो 100, अगर तो ये वैल्यू कंपैरेटर्स की जो पॉजिटिव है उससे कम है तो क्या होगा, उसको एज इट इज़ रहने देगा, यानी 1 रहने देगा, और नेक्स्ट बिट 0 को ये 1 कर देगा। देखिए 100 क्या होगा, अगर तो ये लेस है तो ये 110 हो जाएगा। और ठीक है, तो अगर 100, ठीक है, अगर ये वैल्यू बड़ी है आपकी पॉजिटिव वाले से तो क्या करेगा, इस 1 को वो 0 कर देगा और नेक्स्ट वाली को 1 कर देगा। देखें 010 आ गया। अच्छा, अब अगर 100 से वो 110 कर देता है, इसी तरीके से अगर ये वैल्यू जो है आपकी V पॉजिटिव से कम होती है तो क्या करेगा, इसको रिटेन करेगा 1, ठीक है, और नेक्स्ट बिट 0 को ये 1 कर देगा। अब फिर कंपैरिजन करेगा, ठीक है, अगर तो वो लेस है तो इसको 111 लॉक कर देगा, अगर तो ये जो है वैल्यू ग्रेटर होती है तो फिर ये 110 कर देगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका एक ये सीक्वेंस आपका जो है 3 बिट का सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन का कोड सीक्वेंस आ जाता है। इसको हम देखते हैं ये कैसे है अभी फर्दर, आगे इसको हम चेक करते हैं। अच्छा जी, टिपिकल कन्वर्जन टाइम्स ऑफ कमर्शियल एनालॉग टू डिजिटल यूनिट्स रेंज फ्रॉम 10 नैनोसेकेंड टू 200 माइक्रोसेकेंड। द इनपुट V in the analog to digital converter should remain constant during the conversion time. For this reason, high performance A to D conversion system includes a sample and hold device which keeps the input to A to D converter constant during its conversion time। अच्छा, अब ये देखें यहाँ से ज़रा आपको मज़ीद बेहतर हो जाएगा। ये है 4 बिट का SAR। तो इसमें आप देखें SAR ADC, तो इसमें जनाब आपकी जो इनपुट है 11.2 वोल्ट है, ठीक है। अब इसका हमने कोड बनाना है डिजिटल, तो ये कैसे काम करेगा, इसको पॉजिटिव भी दे दें, ठीक है। अब आपका ये रेफरेंस बन जाएगा। और आपको पता है कि कंपैरेटर की आउटपुट 1 होती है जब V पॉजिटिव इज़ ग्रेटर दैन V नेगेटिव, और अगर आपकी जो V पॉजिटिव है वो लेस हो V नेगेटिव से तो आउटपुट 0 आ जाती है। अच्छा, तो अब क्या करेगा कि सबसे पहले वो SAR में इसको जो कोड करेगा इसको 100 यानी MSB को इसने 1 कर दिया, तो ये 1000, ठीक है। ये आपका अब डैक यहाँ पे आपने लगाया, अब इस डिजिटल कोड को वो एनालॉग में कन्वर्ट करेगा। तो ये देखें ये फार्मूला इसका अकॉर्डिंगली आ गया कि अब इसमें फार्मूले में देखें, इस फार्मूले में इसने वो जो 1/2 था ना जो पहले हमने डिस्कस किया उसको अंदर मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो B0/16 ये LS भी है, B1/8, B2/4 और B3/2, या इस 1/2 को कॉमन निकालें तो ये वही फार्मूला बन जाएगा। तो अब जो हमें स्लाइड्स में हमने पहले डिस्कस की, तो अब क्या है 100 यानी 1000, तो ये आ जाएगा हाफ V रेफरेंस, ओके 8 वोल्ट। आपके पास V रेफरेंस कितना है 16 वोल्ट है, तो ये 8 वोल्ट आ जाएगा। अब 8 वोल्ट इधर अप्लाई होगा नेगेटिव के ऊपर, ठीक है, ये V डैक आ जाएगा 8 वोल्ट। तो 8 वोल्ट क्या है, 8 वोल्ट 11.2 से कम है, तो इसका मतलब है कि ये जो 1 होगा ये लॉक हो जाएगा, ओके। अब क्या करेगा, वो नेक्स्ट बिट को 1 कर देगा 1100, फिर 1100 का कोड निकालेगा। अगर वो कोड इससे लेस होगा तो उसको लॉक करके नेक्स्ट को 1 कर देगा, अगर वो ग्रेटर होगा तो इसको फिर वो 0 कर देगा, कॉम्प्लीमेंट कर देगा और नेक्स्ट वाले को 1 कर देगा। तो इस तरह से इसने अपना प्रोसेस को रिपीट करना है। तो ये क्लोज लूप एक फीडबैक लूप लगा होगा, और इस तरह से जो है ये आपके पास एंड पे क्या होगा कि 11.2 का बाइनरी कोड आउटपुट पे आ जाएगा। ये अभी हम देखते हैं। पहले क्या हुआ 1000, 8 वोल्ट आ गया। 8 वोल्ट आपके जो 11.2 वोल्ट हैं उससे कम है, ठीक है, ये कम है। तो कम वाला जो है आपका ट्रू है, ट्रू केस में क्या होगा कि 1 लॉक हो गया आपका, 1 आपका लॉक हो गया, और नेक्स्ट बिट आपकी क्या हो जाएगी 1100। और ये तो है इस केस में ना, अगर V ग्रेटर दैन V डैक है, और अगर V डैक ग्रेटर होता है V इन से तो 1 जो है वो 0 कर देता है और नेक्स्ट को 1 कर लेता है। लेकिन ये केस हमारा अभी नहीं है, हमारा ये वाला केस है। अच्छा, इससे पहले जो ट्री डायग्राम था ना उसमें थोड़ा सा था कि इसमें जो नीचे वाला है, मतलब
ये वाला जो प्रोसेस है नीचे वी इन ग्रेटर देन वी डैक यानी ट्रू वाला, वो नीचे को शो कर रहा है। ज़्यादातर बुक्स में नीचे शो किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे इसने ये ऊपर शो किया हुआ है कि 1 0 0 क्या हो गया कि 1 1 0 और फिर 1 1 1 और 1 1 1। तो ये थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है इस वाली में और आपकी जो ये वाली कोड सीक्वेंस है इसमें थोड़ा सा। तो ये वाला जो सीक्वेंस है इसको ज़्यादा बॉक्स ने फॉलो किया हुआ है। अच्छा एनीहाउ, तो वी इन इज़ ग्रेटर देन वी डैक, तो 1 0 0 0 क्या है 8 वोल्ट है, तो ये क्या होगा 1 लॉक हो जाएगा, तो 1 1 0 0 आ जाएगा आपके पास। अच्छा अब 1 1 0 0 का कोड निकालें। 1 1 0 0 क्या होता है 1 1 0 0 दैट इज़ 12 वोल्ट। ओके 1/2 प्लस 1/4 इसको आप करें और 16 से मल्टीप्लाई करें ना तो 12 वोल्ट आ जाएंगे आपके पास। अब देखें 12 वोल्ट 11.2 वोल्ट से ज़्यादा होते हैं। ओके इसका मतलब है कि ये वाला जो 1 है ये लॉक नहीं होगा, ये 1 को दोबारा वो 0 कर देगा और इससे नेक्स्ट वाले को 1 कर देगा। तो ये देखें 1 1 0 0 क्या होगा कि 1 0 1 0 ये हो जाएगा क्योंकि 12 वोल्ट 11.2 से क्या है ज़्यादा। ठीक है तो ये इधर चला जाएगा, वी डैक इज़ ग्रेटर देन वी इन, तो यहाँ पे आ जाएगा, यानी पहले यहाँ से चला इधर आया। ठीक है इधर से इधर नहीं गया, क्यों इसमें आपका ये तब जाना था अगर वी इन ग्रेटर होता, लेकिन वी इन जो है वो आपका लेस है तो ये ऊपर चला गया, यहाँ चला गया 1 0 1 0। अच्छा अब आपकी 2 बिट्स लॉक हो गई, 1 0 लॉक हो गई और उसने अब नेक्स्ट को 1 किया हुआ है। ठीक है अब इस पर देखें ये क्या बनता है, ये कितने वोल्ट बनते हैं, तो ये बनते हैं 10 वोल्ट। ठीक है ना 1 0 1 0 10 वोल्ट्स बनते हैं आपके। तो 10 वोल्ट्स उस फार्मूले में अगर आप डालें, ये वाला जो फार्मूला है इसके अकॉर्डिंग ये 10 वोल्ट्स बनते हैं। तो 10 वोल्ट्स हैं, आपको पता है कि 11.2 से 10 वोल्ट्स क्या होते हैं, 10 वोल्ट्स 11.2 से कम होते हैं। इसका मतलब है ये फिर नीचे आ जाएगा, यानी 1 0 1 को लॉक कर देगा, 1 0 1 को लॉक कर दिया। अब नेक्स्ट वाले को ये 1 कर देगा 1 0 1 1। ओके अब 1 0 1 1 को एवेलुएट करेगा, 1 0 1 1 किसके बराबर है, तो ये 1 0 1 1 आपका 11 वोल्ट होता है, 1 0 1 1 दैट गिव्स यू 11 वोल्ट। तो 11 वोल्ट भी इससे कम है 11.2 से, तो इसका मतलब है कि ये आपका कोड फाइनल हो जाएगा यहाँ पर जाके 1 0 1 1, चूँकि वी इन इज़ लेस दैन वी डैक ये फाइनल आ जाएगा। तो देखें 1 0 1 1 यानी अब ADC कन्वर्टर आपको जो आउटपुट उसकी इनपुट क्या होगी 11.2 ये इनपुट थी और आउटपुट इसकी क्या है 1 0 1 1 ये इसकी आउटपुट है, यानी एक डिजिटल कोड उसने आपको दे दिया है आपके एनालॉग वोल्टेज का जो आपने उसकी इनपुट पे अप्लाई किया था। ओके तो ये देखेंगे उसका पूरा ट्री सीक्वेंस बनाया हुआ है कि 1 0 0 0 अगर ये फेल हो जाए तो 0 1 0 0 हो जाएगा, फिर फेल हो जाएगा तो 0 0 1 0 हो जाएगा, ये फेल हो जाएगा 0 0 1 हो जाएगा 0 0 0। इस तरीके से जो है ना ट्रू के केस में नीचे आ जाता है और फॉल्स के केस में ये ऊपर चला जाता है। अच्छा तो इसकी अगर हम सीक्वेंस डायग्राम फर्दर देखें सैम्पल्स में तो 0 सैम्पल पे क्या था 1 0 0 0, तो ये 8 वोल्ट थे और इनपुट कितनी आपकी 11.2 है। ठीक है जैसे कम था, तो उसके बाद क्या हुआ ये 1 लॉक हो गया, नेक्स्ट वाला क्या होगा 1 1 0 0, बट 1 1 0 क्या था ये बढ़ गया था 11.2 से ये 12 हो गया था। तो इसका मतलब है कि ये 1 जो होगा इसको कम्प्लीमेंट करेगा और नेक्स्ट वाले को फिर 1 कर देगा, तो ये हो जाएगा 1 0 1 0। अब 1 0 1 0 कितना हो गया था 10 वोल्ट और 1 0 1 0 10 वोल्ट था जो कि इससे कम ही है, तो इसका मतलब ये लॉक हो जाएगा 1 0 1। ठीक है और उसके बाद नेक्स्ट बिट को ये 1 कर देगा। अब फिर चेक करेगा ये 1 0 1 1 आपका बनता है 11 वोल्ट दैट इज़ लेस दैन 11.2। ओके तो ये आपके पास 1 0 1 1 पे आपके पास लॉक कर देगा आफ्टर 4 आइट्रेशंस। ठीक है ये 1 0 1 1 आपके पास आ जाएगा। लेकिन ये क्वांटाइजेशन हो रही है, जैसे मैंने हमने शुरू में इसमें डिस्कस किया था ना कि यहाँ पे अगर आप देखें स्टार्ट के अंदर ये देखें ये जो क्वांटाइजेशन लेवल बन गए थे, ये 2 मिल गया था इसको, 2 मिल गया था इसको, 3 मिल गया तो ये प्रोसेस यहाँ पे हो रहा है बेसिकली। तो आज के लेक्चर में हमने एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन, डिजिटल कंट्रोल सिस्टम, नाइक्विस्ट थ्योरम, एलियासिंग, लो पास फिल्टर, एंटी एलियासिंग फिल्टर और फाइनली हमने जो है R2R लैडर जो है जो कि आपका जो है डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर है, और फिर हमने एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर जो कि SAR जो सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन रजिस्टर वाला जो है आपका एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर वो हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट कंटेंट हम जो है नेक्स्ट वीक डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।